हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी की। इसमें आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर की ये पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की क्लास रहेगी, जिसमें जिन स्टूडेंट्स के पास पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है यानी कि एसएसटी सब उनका टीचिंग सब्जेक्ट है, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो क्वेश्चंस आपके पिछले साल 2025 में पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, बहुत विधिवत तरीके से समझेंगे, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाएगा। आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, इसकी सामग्री के बारे में एक अच्छी सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं में से एक क्या है। यानी कि जो एक अच्छी सामाजिक विज्ञान की किताब होती है, उसकी क्या विशेषता होती है। इसमें पुरानी जानकारी होनी चाहिए नहीं, एक अच्छी किताब की विशेषता यह है कि वो नए सिलेबस पर आधारित होना चाहिए, है ना। अपडेटेड कंटेंट उसमें होना चाहिए, पुरानी जानकारी नहीं होनी चाहिए। इसमें नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु को सख्ती से प्रस्तुत करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक जो सामाजिक विज्ञान की किताब होती है, उसकी विशेषता यही है कि वो नए सिलेबस, नए पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए। उसमें जो भी मटेरियल, जो कंटेंट हो, वो अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है। इसे किसी भी विशेष पाठ्यक्रम का पालन करने से बचना चाहिए नहीं, बचना नहीं चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम अगर है तो वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए। इसे केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए नहीं, केवल सैद्धांतिक नहीं, इसमें व्यवहारिक और जो अलग प्रकार जो भी नॉलेज है वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए। सिर्फ सिद्धांतों पर आधारित नहीं होना चाहिए, ये भी हटा दीजिए। बेस्ट ऑप्शन एक ही बचता है कि एक अच्छे सामाजिक विज्ञान किताब की यही विशेषता होती है कि उसमें दी गई जो भी कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और सही फैक्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए, ताकि बालक को अपडेटेड और सही जानकारी मिल सके। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या हैं। समझिए इस पॉइंट को। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होते क्या हैं। शिक्षण सामग्री, पहले ये समझ लीजिए, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ये वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है जिन्हें बिना किसी लागत के स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सके, एक दूसरे के साथ साझा किया जा सके, पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मतलब जैसे आपकी ओपन टेक्स्ट बुक्स हो गई, ठीक है, जो आपकी इंटरनेट पर आपको फ्री मिल जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्स हो जाएगा। जो भी ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्स हो गए जो हमें फ्री में मिल जाते हैं। अब जैसे YouTube पे आपको वीडियोस फ्री में मिल जाते हैं, ये भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हो गया आपके लिए। आपको टीचिंग मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, जैसे हमने लेसन प्लान आपको मिल गए बने बनाए, कहीं से PDF मिल गई, और यूट्यूब से वीडियोस मिल गए लेसन प्लान के, तो ये क्या है, ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हो जाएगा। जो भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, जो क्विज हैं आपकी, वो सब आपको कहाँ मिल जाती है, मान लीजिए फ्री में मिल जाए। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि भारत में OER के क्या उदाहरण हो सकते हैं या ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या हैं, तो दीक्षा पोर्टल या स्वयं हो गया, या EPG पाठशाला हो गई, या आपका नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जिसको हम NROER भी कहते हैं। तो जैसे दीक्षा पोर्टल या स्वयं, ये सब क्या है, OER के उदाहरण है, जहां से हमें फ्री में मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमें जहां से फ्री में मटेरियल मिल रहा है पढ़ने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से, वो हमारा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में आ जाता है। शिक्षण और सीखने की सामग्री जिसे बिना किसी लागत के स्वतंत्र रूप से उपयोग और पुनः उपयोग किया जा सकता है, वो हमारा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वह बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज से टीचर्स को कैसे लाभ हो सकता है। कैसे लाभ हो सकता है भाई, इसमें देखिएगा, एक्सेस के लिए सदस्यता शुल्क का भुगतान करके नहीं। जो OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं, उनमें शुल्क नहीं देना पड़ता, वो फ्री होते हैं।
बिना किसी लागत के सामग्री का स्वतंत्र रूप से उपयोग और पुनः उपयोग करके। ये जो है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का मुख्य लाभ यही है कि टीचर बिना किसी लागत के, बिना कोई पेमेंट दिए मटेरियल का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के साथ फॉरवर्ड कर सके, उसका पुनः उपयोग कर सके। बी ऑप्शन हमारा जो है वह बेस्ट हो जाता है। विशेष अधिकार नहीं खरीदे जाते, इसमें केवल अपने संस्थानों के भीतर उनका उपयोग नहीं किया जाता, स्वतंत्र रूप से उसका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन जो बी है वह यहाँ पे बेस्ट हो जाता है। अगला प्रश्न फिर हमारा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज से ही पूछा गया है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या फॉर्म ले सकता है? देखिए, क्या इसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स रहेंगे, क्या सिर्फ चित्र और ऑडियो रहेगा, एनिमेशन और वीडियो भी रहेगा, या फिर सारी चीजें? तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है वो कई रूप में हमारे सामने उपलब्ध हो सकता है। कहीं से कोई टेक्स्ट मिल गया, ग्राफिक्स मिल गए, इमेजेस मिल गई, ऑडियो मिल गया, है ना, एनिमेशंस मिल गए, यूट्यूब से वीडियोस मिल गए, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा संगठन NIOS OER पहल चलाता है? देखिएगा, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन नहीं, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर नहीं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS। हाँ, ये ऑप्शन हमारा ठीक है कि NIOS OER पहल को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS द्वारा चलाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य जो हमारे OER होते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इनको डेवलप करना होता है और उन्हें टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य होता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर क्या है भाई? ऐसा गेमिंग सॉफ्टवेयर जो बच्चे को शिक्षित करे, ठीक है, इसीलिए इसको शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर कह दिया गया। जो शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरैक्टिव गेम्स के माध्यम से लर्निंग को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इंटरैक्टिव गेम्स के माध्यम से सीखने को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रम शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को आकर्षक इंटरैक्ट किया जाता है अपनी तरफ कि बच्चा गेम्स के माध्यम से खेल खेल में सीख पाए, ठीक है। इससे विद्यार्थी खेल खेल में नॉलेज और स्किल्स लर्न करता है, यानी कि सीखता है, ठीक है। चलिए, केवल मनोरंजन के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रम ये नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्य नहीं होता है। सोशल नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर, ये सोशल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। ऐसे प्रोग्राम जिन्हें उपयोगकर्ता सहभागिता की आवश्यकता नहीं होती, शैक्षिक गेमिंग में उपयोगकर्ता जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि सीखने के लिए, लर्निंग के लिए हमें सक्रिय होना, एक्टिव होना जरूरी है। और ये कह रहा है कि उपयोगकर्ता की सहभागिता जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत है। इंटरैक्टिव गेम्स के माध्यम से सीखने को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रम शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन बी, ठीक है, जहां बालक खेल खेल में सीखता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करता है। शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर किन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकता है? तो शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि सिर्फ गणित को या विज्ञान को ही कवर करेगा, या बालक शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिर्फ भाषा सीखेगा या केवल डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर स्किल्स को सीखेगा। नहीं, शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर में बालक भाषा भी सीख सकता है, गणित भी सीख सकता है, साइंस को समझ पाएगा, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स को सीख सकता है। इसलिए शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर कई सब्जेक्ट्स में सीखने में हेल्प करता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सी है वह राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा गेमिंग सॉफ्टवेयर जो शिक्षा के उद्देश्य से डिजाइन किया जाता है, जहां बालक उसको उस गेम्स के माध्यम से सीख भी रहा है, उसका मनोरंजन भी हो रहा है, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा है, ठीक है, अपने अंदर डेवलपमेंट लेकर के आ रहा है, वो शैक्षिक गेमिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो बच्चे के शिक्षा में मदद करे। एक प्रशिक्षु शिक्षक इस तरह से एक निर्देशात्मक उद्देश्य लिखता है कि छात्र लोकतंत्र का अर्थ समझाने में सक्षम होंगे। जो एक
प्रशिक्षु शिक्षक है, मतलब जैसे जब आप लोग बीएड कर रहे होते हैं, जब आप उसमें टीचिंग के लिए जाते हैं तो आप क्या है वहां पे प्रशिक्षु शिक्षक हैं। ठीक है, आप जो है इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि सामने वाला अभी जो क्या करेगा, लोकतंत्र का अर्थ समझाने में सक्षम हो जाएगा। आप इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहां पे दो चीजें हैं, इसका आंसर संश्लेषण भी हो सकता है, इसका आंसर समझ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर शीट में जो यूनिवर्सिटी ने सही आंसर माना था वो संश्लेषण माना था। बाकी इसका आंसर समझ भी आपको कोई जगह मिल जाएगा, लेकिन हाँ बेस्ट ऑप्शन इसका संश्लेषण ही है। कैसे है मैं समझाता हूं, देखिएगा। अगर हम ब्लूम की बात करें, देखिए ब्लूम के वर्गीकरण यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जब भी कोई छात्र किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी जानकारी का अनुवाद करता है, उसे अपने शब्दों में समझाता है, एक्सप्लेन करता है या उसको क्या कहते हैं उसकी व्याख्या करता है, तो हमेशा समझ या बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग के स्तर पर रखा जाता है। जैसे लोकतंत्र का अर्थ समझाना वो इसी श्रेणी में आएगा। लेकिन अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, देखिएगा जैसा कि आंसर में संश्लेषण माना गया है, ठीक है, सिंथेसिस, ये इसलिए माना गया है क्योंकि जब बालक लोकतंत्र का अर्थ समझाएगा तो सिर्फ परिभाषा नहीं बताएगा, लोकतंत्र में हमारी फ्रीडम की बात होगी, इक्विटी इक्वलिटी की बात होगी, हमारे राइट्स की बात होगी, ड्यूटीज की बात होगी, कितनी ही सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, ये सारी चीजें लोकतंत्र में आएंगी। तो यहाँ पे बालक लोकतंत्र में जितनी भी चीजें आ रही है ना, उनको सबको जोड़ करके पढ़ाएगा, उन सब चीजों को जोड़ करके समझाएगा, एक साथ जोड़ करके पूरे विचार को हमारे सामने रखेगा। इसीलिए इसको संश्लेषण कहा गया है, क्योंकि इसमें कई सारे विचारों को क्या किया जाएगा, जोड़ करके तब जो है लोकतंत्र का पूरा अर्थ समझाया जाएगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए राइट हो जाएगा। हमने समझ को इसलिए यहाँ पे समझाया है कि ये भी आपको कई जगह कंफ्यूज करेगा, ठीक है, या कई जगह इसका आंसर समझ भी आपको मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी गहराई में जाकर के ही आप आंसर करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है एक्शन रिसर्च का अग्रणी किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को, कर्ट लेविन को, एमिल दुर्खीम या फिर मैक्स वेबर को, किसको माना जाता है? तो एक्शन रिसर्च, या यहाँ पे लिखा हो सकता था क्रियात्मक अनुसंधान। क्या लिखा हो सकता था सर? क्रियात्मक अनुसंधान भी लिखा हो सकता था। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए दोनों शब्द बता दिए। एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान का विचार सबसे पहले कर्ट लेविन ने 1940 के दशक में रखा था। ठीक है, कर्ट लेविन ने एक्शन रिसर्च यानी कि इसको सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए एक साइकिल के रूप में बताया है। किसके रूप में? एक साइकिल के रूप में इसको डेवलप किया था। और कर्ट लेविन ने एक्शन रिसर्च की क्या बताई? एक चक्रीय प्रक्रिया बताई। क्या बताई? एक चक्रीय प्रक्रिया बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। सर कितने? 4। कर्ट लेविन ने बताया कि इसमें 4 चरण होते हैं। सबसे पहले प्लान किया जाता है, योजना बनाई जाती है, फिर उस योजना पे काम किया जाता है, फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है और फिर उस पर चिंतन किया जाता है, उस पर रिफ्लेक्ट किया जाता है। ये इसमें 4 चीजें इंक्लूड होती हैं एक्शन रिसर्च में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। क्वेश्चन कहता है क्रियात्मक अनुसंधान का प्राथमिक फोकस क्या है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एक प्रयोगशाला सेटिंग में प्रयोगों का संचालन, कक्षा में समस्याओं की पहचान करना और अनुसंधान के माध्यम से समाधान खोजना। बिल्कुल ठीक बात। शैक्षिक सिद्धांतों पर अकादमिक पत्र लिखना, पाठ्यपुस्तक की जानकारी याद रखना नहीं। बेस्ट यही है। एक्शन रिसर्च का प्राथमिक फोकस होता है कि कक्षा में जो भी प्रॉब्लम्स हैं पहले उनकी पहचान की जाए कि आखिर समस्याएं क्या 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 हैं, और फिर अनुसंधान के माध्यम से, शोध के माध्यम से उनका समाधान निकाला जाए। यानी क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है कक्षा में या टीचिंग से रिलेटेड जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको पहचाना जाए और फिर अनुसंधान की मदद से उनका समाधान निकालना होता है। यानी किसी समस्या का सोच समझ करके, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके, जांच पड़ताल करके सही सॉल्यूशन ढूंढा जाए। ठीक है, यही एक्शन रिसर्च का काम होता है।
ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन से मूल्यांकन के उपकरण हैं? मूल्यांकन किन के माध्यम से होता है? देखिएगा, अनुसूची के माध्यम से, प्रश्नावली के माध्यम से, रेटिंग स्केल के माध्यम से, या सारे ही ये मूल्यांकन के उपकरण हैं। आपको बता दूं, अनुसूची जिसको हम शेड्यूल कहते हैं, SCHEDULE शेड्यूल। देखिए इसको समझिए। हालांकि यहाँ पे ये सारे ही मूल्यांकन के उपकरण हैं। कैसे? अनुसूची में क्या होता है, ये प्रश्नों की एक सूची होती है, यानी कि क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना ली जाती है, जिसे जो मूल्यांकन करता है, जो मूल्यांकन कर रहा है, वो खुद छात्र से क्वेश्चंस पूछ करके और फिर उनका आंसर फिल कर देता है। इसमें इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, आप समझे? यानी कि इसमें क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है, जिसे टीचर जो है वो बालक से प्रश्नों का आंसर पूछ करके उसमें फिल करता है। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन, यानी बच्चे का इंटरव्यू भी आप ले रहे हो, उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हो, ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए मूल्यांकन का उपकरण है। प्रश्नावली की बात करें, इसको क्वेश्चनएयर कहते हैं। इसमें क्वेश्चंस का एक ग्रुप होता है जिसका आंसर बालक खुद लिख देता है, यानी कि ये बालकों का उसका नॉलेज, उसका पर्सपेक्टिव्स, बालक की राय क्या है, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। फिर आती है आपकी रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, इसका उपयोग जो है वो बालक के बिहेवियर, उसकी स्किल्स, उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, है ना, उसकी गुणवत्ता क्या है, इन सब चीज़ों को मापने के लिए किया जाता है। जैसे आपने लिखा कि गुड, ठीक है, ये उसका रेटिंग स्केल में आप लिखेंगे गुड, या आपने लिख दिया वेरी गुड, या आपने लिख दिया एवरेज, या आपने लिख दिया खराब, यानी कि पुअर लिख दिया। ये सब रेटिंग स्केल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे मूल्यांकन के उपकरण हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। कर्ट लेविन ने किस वर्ष में एक्शन रिसर्च शब्द गढ़ा था? तो कर्ट लेविन, अच्छा एक बात और बता दूं, कर्ट लेविन को एक्शन रिसर्च का जनक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए इसको, कर्ट लेविन को एक्शन रिसर्च का जनक माना जाता है। इन्होंने एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग पहली बार 1940 के दशक के बीच में किया था। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग एक्शन रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोशल चेंजेस और वो जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में शोध करना दोनों एक साथ चलते हैं, यानी कि सामाजिक परिवर्तन और उस परिवर्तन के बारे में शोध दोनों एक साथ चलते हैं। ऑप्शन बी यहां पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे हम आपको कहेंगे कि अभी हमने ऊपर क्या कहा था कि कर्ट लेविन को एक्शन रिसर्च का जनक माना जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान का। अगर आपसे जनक पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? कर्ट लेविन, कर्ट लेविन। लेकिन यहां पे कर्ट लेविन ऑप्शन में ही नहीं है। फिर यहां पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टीफन कोरी। सर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, यहां पे आपको दिमाग लगाना है। देखिएगा, एक्शन रिसर्च की नींव कर्ट लेविन ने रखी थी, नो डाउट, कोई शक नहीं उसमें। लेकिन इसे एजुकेशन की फील्ड में फेमस करने और अप्लाई करने का श्रेय स्टीफन कोरी को जाता है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इसको फेमस करने और शिक्षा के क्षेत्र में इसको अप्लाई करने का श्रेय किसको जाता है? स्टीफन एम कोरी को जाता है। अब ध्यान रखिएगा, एक्शन रिसर्च के जनक, फादर ऑफ एक्शन रिसर्च पूछ ले तो कर्ट लेविन, और अगर शिक्षा में एक्शन रिसर्च पूछ ले तो स्टीफन कोरी। ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न फिर वही, क्रियात्मक अनुसंधान में पहला कदम क्या है? डेटा संग्रह, निष्कर्ष, समस्या की पहचान या समस्या को परिभाषित करना। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान में जो पहला स्टेप आता है, वो पहला जो कदम है वो है समस्या की पहचान करो। क्या करो? समस्या की पहचान, यानी कि क्लासरूम में जो भी समस्याएं हैं उनको चुनना और फिर उसका समाधान चाहिए। फिर उसके बाद आता है समस्या को परिभाषित करना, यानी कि समस्या की लिमिटेशंस क्या है उसको समझना। फिर आता है आपका इसमें परिकल्पना, हाइपोथेसिस आ जाता है। फिर उसके बाद डेटा संग्रह आता है।
यानी कि जो जानकारी इकट्ठा की जाए, फिर एक निष्कर्ष निकल करके आता है कि ये देखना कि सॉल्यूशन काम आया कि नहीं आया। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग पहला कदम समस्या की पहचान होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। ठीक है, उसकी पहचान करना। निम्न में से कौन सा आमतौर पर सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं पाया जाता? देखिए, मानचित्र बिल्कुल, अगर सोशल साइंस की क्लास है, सृष्टि की क्लास है, तो मानचित्र तो होना चाहिए, क्योंकि ये भूगोल और इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है। भाई आपको पता है कि सोशल साइंस लैब में आप जैसे भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजें आप पढ़ा जो है इंक्लूड हो जाती हैं एसएसटी में। ठीक है, मानचित्र आपका आ जाएगा। और मौसम विज्ञान उपकरण जो इसमें क्या होता है, जैसे रेन गेज आपने रखा। ठीक है भाई, जो वर्षा मापी जिसको कहते हैं, जैसे बारिश मापी जाती है, या विंड वेन हो गया आपका, है ना, इनका उपयोग भूगोल के लिए किया जाता है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी की अगर बात करें तो ये साइंस लैब के लिए होता है। किसके लिए होता है प्यारे दोस्तों? ये साइंस लैब के लिए होता है, ये सोशल साइंस लैब के लिए नहीं होता है। विशेषकर बायोलॉजी का उपकरण है ये सर। किसका है? ये हमारा बायोलॉजी का उपकरण है, सोशल साइंस का नहीं है। ठीक है, इसमें जो है सामाजिक विज्ञान में इसकी जो है आवश्यकता लगभग नहीं होती है। संदर्भ पुस्तकें ये भी सोशल साइंस लैब में होती हैं भाई। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए या कोई रिसर्च करनी है तो उसके लिए जो है बुक्स हमको पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस लैब में मानचित्र चाहिए, मौसम विज्ञान उपकरण भी चाहिए, रेन गेज वगैरह हो गया, विंड वेन हो गया। ठीक है, किताबें भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी का कोई काम नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला में वर्तमान घटनाओं या घोषणाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? जो हमारी प्रेजेंट टाइम में जो घटनाएं घट रही हैं उनको, या फिर जो घोषणाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? मौसम संबंधी उपकरण ये कहाँ काम आएगा? ये तो ना काम आएगा इसमें, है ना भाई। ये तो केवल मौसम का डेटा बताते हैं कि टेम्परेचर कितना है, बारिश कितनी हो रही है, हवा कैसी चल रही, किस दिशा में हवा चल रही है। झंडे ये तो सिंबल है भाई, इसमें इनसे हमें समाचार और सूचनाएं कहाँ मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। वर्तमान घटनाओं या घोषणाओं के बारे में आपको जानकारी देनी है, इससे क्या होगा? इसमें आपका बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट ठीक है। कैसे सही है अभी बताता हूं। संदर्भ पुस्तकें जो बुक्स होती हैं, ये भी वर्तमान घटना या घोषणाओं के बारे में जानकारी यहाँ से नहीं मिल पाती। देखिए, जो पुस्तकें होती है ना, इनका उपयोग किसी भी सब्जेक्ट का, उसका पुराना इतिहास क्या है, कोई फैक्ट है, उसकी गहराई में अगर आपको जाना हो तो उसके लिए पढ़ा जाता है इनको। हर पल बदलने वाली जो वर्तमान घटनाएं हैं उनके लिए किताबें ठीक नहीं होती हैं। बेस्ट ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड या सूचना पट। कैसे? देखिएगा, देखिए यहां पर क्या होता है, जो बुलेटिन बोर्ड होता है या जो सूचना पट होता है, इसमें जो समाचार पत्र में आज कोई नई जानकारी आई, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसकी कटिंग निकाल करके और इस बोर्ड पर उसको चिपका दिया, क्लिप कर दिया उसको। और जो भी महत्वपूर्ण लेख हैं, दुनिया भर में हो रही जो भी करंट इवेंट्स हैं, जो वर्तमान की घटनाएं हैं, उनको हम यहाँ पर लिख करके चिपका सकते हैं। ठीक है, या जैसे घोषणा की बात हो रही है, स्कूल में जो भी घोषणा की गई है ना कि परसों छुट्टी रहेगी, तो आप लोग देखते हैं कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे कि वहाँ पे उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, या कोई इस आपकी टाइम टेबल आए तो वहाँ पे उसको पिन कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी छात्र अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स या कोई मानचित्र या कोई सामाजिक मुद्दे पर कोई लिखा गया लेख यहाँ लगा देते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड जो है वो वर्तमान घटनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इसलिए इसमें टाइम लग गया। पाठचर्या शिक्षक के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यार्थियों को ढाल सकता है। ये कथन किसने दिया है? वेरी सिंपल, ये कथन देने वाले हैं किलपैट्रिक। किसने दिया है? किलपैट्रिक का स्टेटमेंट है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न, मल्टीमीडिया सामग्री और इंटरैक्टिव प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर कौन सी ऑडियो विजुअल सहायता का उपयोग किया जाता है? टेप रिकॉर्डर का, व्हाइट बोर्ड का, वीडियो का या फिर कंप्यूटर का? देखिएगा, आपको बात कर रहा है मल्टीमीडिया सामग्री, इंटरैक्टिव प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करने के लिए
कौन सी ऑडियो विजुअल, मतलब जिसमें हमको सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, ठीक है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में सिर्फ सुन पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। व्हाइट बोर्ड पर आप सिर्फ लिखा हुआ देख पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। वीडियो को प्ले करने के लिए भी हमको कंप्यूटर चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, है ना, तो ये भी ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन कंप्यूटर हो जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से हम जो है उस जानकारी को ऑडियो वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न नीचे कहता है सामाजिक विज्ञान क्लब का प्राथमिक फोकस क्या है? देखिएगा, सामाजिक विज्ञान क्लब का अकादमिक अनुसंधान, कैरियर विकास या सोशल स्किल्स को बढ़ाना या शारीरिक फिटनेस। तो सामाजिक विज्ञान जो क्लब होता है उसका यही प्राथमिक उद्देश्य होता है कि बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स को बढ़ाया जाए। बच्चे के अंदर क्या बढ़ाया जाए? सामाजिक कौशलों का विकास किया जाए। सामाजिक विज्ञान क्लब छात्रों में नागरिकता के किस पहलू को बढ़ावा देना चाहता है? स्वार्थ, देशभक्ति, अलगाववाद या फिर उदासीनता? देखिए, तो सामाजिक विज्ञान क्लब की अगर बात करें, सोशल साइंस क्लब का मुख्य उद्देश्य छात्रों को समाज का एक जिम्मेदार, जागरूक और एक सक्रिय नागरिक बनाना होता है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि छात्रों में नागरिकता के किस पहलू को? देशभक्ति के पहलू को बढ़ावा देना है। पैट्रियोटिज्म जिसको कहते हैं, भाई नागरिकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और उसके डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध हो छात्र। सामाजिक विज्ञान क्लब के माध्यम से छात्र अपने राष्ट्रीय इतिहास, अपने कल्चर, अपनी ड्यूटीज को समझते हैं, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल हो जाती है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। कैरिकुलम यानी पाठचर्या शब्द क्यूरेरे शब्द से लिया गया है। शब्द क्यूरेरे किस भाषा से लिया गया है? यह लैटिन भाषा से लिया गया है। प्यारे दोस्तों, किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। शिक्षण सहायक उपकरण यानी कि टीचिंग लर्निंग टूल्स टीचर्स को कैसे लाभ पहुंचाते हैं? टीचिंग लर्निंग टूल्स कहो, मटेरियल कहो या आपका टीचिंग एड्स कह दो, ये कैसे लाभ पहुंच, ये होते क्या हैं? जैसे आपको पढ़ाने के लिए आप चार्ट लेकर के आए, आप कोई पोस्टर लेकर के आए, आप मैप का यूज़ कर रहे हैं, आप ग्लोब का यूज़ कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ये सब टीचिंग एड्स हैं जो हमें पढ़ाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। हम किसी चित्र का, किसी डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं, कोई वर्कशीट है, कोई वीडियो है, कोई प्रोजेक्टर प्रस्तुति हम कर रहे हैं बच्चों के सामने, कोई मॉडल लेकर के आए हैं, ये सब चीज़ें किसका यूज़ है? ये सब टीचिंग एड्स होते हैं। ये कैसे लाभ पहुंचाते हैं? तो सिंपल सी बात है कि ये समय की बचत करते हैं, स्थायी शिक्षा की सुविधा प्रदान करके समय की बचत होती है। देखिएगा, जो अगर पहली बात तो यह है, शिक्षण सहायक उपकरण मतलब जो सामग्री पढ़ाने को आसान और इंटरेस्टेड बना देती है उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना ही इसका उद्देश्य होता है कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान बना दे। इसमें होता है समय की बचत। भाई जो कठिन चीज़ें हैं हम सिर्फ बोल करके समझाएंगे, बच्चा नहीं समझ पाएगा। जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जो अमूर्त चीज़ें हैं, बालक सिर्फ सुनेगा, हो सकता है थोड़ी देर बाद उस कॉन्सेप्ट को भूल जाए, है ना। लेकिन अगर वही चीज़ हम चार्ट के माध्यम से समझा दें, हम मॉडल के माध्यम से समझा दें, हम ग्लोब का यूज़ करके समझा दें, हम मैप का यूज़ करके समझा दें, तो बालक उसमें इंटरेस्टेड भी होगा और वो चीज़ बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी। इससे क्या होगा, हम चीज़ को बहुत आसान तरीके से उस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, समय की बचत हो जाएगी और बालक के दिमाग में वो चीज़ स्थायी रूप से बैठ जाएगी, उसको वो भूलेगा, अपनी परमानेंट लर्निंग उसकी हो जाएगी। क्योंकि जब छात्र किसी चीज़ को केवल सुनते नहीं बल्कि देखते भी हैं, यानी कि दृश्य श्रव्य इंद्रियों का उपयोग होता है, तो वो नॉलेज उनके माइंड में अधिक समय तक टिकता है। इसे ही स्थायी अधिगम कहते हैं। ठीक है, इससे बच्चे के अंदर रुचि भी पैदा होती है। कुल मिलाकर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है शिक्षण सहायक उपकरण, जिसके अभी हम बात कर रहे थे, में मॉडल क्या है। देखिए, मॉडल क्या होता है? मॉडल का मतलब होता है किसी वास्तविक वस्तु का छोटा या बड़ा रूप। जैसे पृथ्वी
जो है पृथ्वी का वास्तविक रूप जो मॉडल है वो ग्लोब है। ठीक है भाई, पूरी पृथ्वी को तो बालक के सामने हम ला करके रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी का वास्तविक रूप जो है मॉडल वो है ग्लोब। तो हम ग्लोब के माध्यम से बच्चों को समझा देते हैं कि देखिए हमारी पृथ्वी ऐसी है, यहाँ पे ये महासागर है, यहाँ पे ये देश है, यहाँ पे ये नदी तालाब झरना है, ये पहाड़ है। हम किसके माध्यम से, उस मॉडल के माध्यम से, मॉडल कौन है, उस ग्लोब के माध्यम से समझा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये शिक्षण सहायक उपकरण में मॉडल क्या है भाई, ये प्रतिकृतियां या वास्तविक वस्तुओं की प्रतियां होती हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, मॉडल किसी वास्तविक वस्तु का छोटा या बड़ा रूप होता है जिसे कक्षा में दिखाना संभव नहीं होता, इसे प्रतिकृति भी कहते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपको साइंस की क्लास में बच्चों को मनुष्य की हड्डियों के बारे में जानकारी देनी है, या उसके जो पूरा हड्डियों का जो ढांचा होता है, स्केलेटन दिखाना होता है, तो आप सीधा मनुष्य को तो लेकर के आएंगे नहीं, उसका मॉडल ही बच्चों के सामने आप रखते हैं, वही होता है मॉडल। आई बात समझ में, वेरी गुड। 424 नंबर क्वेश्चन कहता है भौगोलिक संरचनाओं का कौन सा पहलू आमतौर पर एटलस यानी भौतिक में शामिल होता है, सांस्कृतिक स्थल, राजनीतिक सीमाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, या फिर नदियां, झीलें, पहाड़। एक एटलस की अगर बात करूं, भौतिक या भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप, मुख्य रूप से पृथ्वी की जो प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं, जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, उनको दिखाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे आपके पर्वत, माउंटेन्स, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियाँ, झीलें, ये सब चीज़ें क्या हैं, प्राकृतिक हैं, इनको दिखाया जाता है। नदियाँ, झीलें, पहाड़, झरने, पठार, मैदान, है ना, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। इनमें ऊंचाई और गहराई को दिखाने के लिए अलग अलग रंग यूज़ किए जाते हैं, जैसे भूरा, हरा, नीला, इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक स्थल ये आमतौर पर सांस्कृतिक या मानवीय मानचित्रों में होते हैं। राजनीतिक सीमाएं ये पॉलिटिकल मैप्स में दिखाई जाती हैं, जहां देश, राज्य और शहर की सीमाओं का भी निर्धारण होता है। ऐतिहासिक घटनाएं ये हिस्टोरिकल मैप्स का हिस्सा होती हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न आपसे कहता है, क्वेश्चन कहता है शिक्षण, देखिए कहता है शिक्षण के लिए एक वर्ष योजना, यानी कि जो एक एनुअल प्लान बनता है। ठीक है, वर्ष योजना लेआउट में क्या शामिल है, साप्ताहिक कार्यक्रम नहीं, इसमें साप्ताहिक कार्यक्रम नहीं होता, क्योंकि इसमें पूरे एनुअल की बात हो रही है, एनुअल प्लान होता है, पूरे वर्ष का प्लान होता है। निर्देशात्मक रणनीतियां नहीं होती, पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए एक खाका या फिर विस्तृत पाठ्य योजना है। ये वर्ष योजना है, तो ये पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए एक खाका होता है, जिसको ब्लूप्रिंट या आउटलाइन कहते हैं। ओके, ये पूरे साल का जो सिलेबस होता है उसको महीनों में और वीकली जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें यह तय किया जाता है कि कौन सी यूनिट किस महीने में पूरी होगी। जैसे स्कूल से दे दिया जाता है आप लोगों को, हम लोगों को, कि जो है तिमाही परीक्षा होनी है और तब तक जो है आपको ये 2 यूनिट कंप्लीट कर लेनी है। छिमाही परीक्षा होगी, आपकी ये 4 यूनिट कंप्लीट हो जानी चाहिए। सालाना परीक्षा होगी, आपकी ये 6 यूनिट कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस तरीके से। तो इसमें यह तय किया जाता है कि कौन सी यूनिट किस महीने में पूरी होगी, परीक्षाएं कब होंगी, छुट्टियां कब होंगी, ये पूरे वर्ष का लेआउट होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि पूरा सिलेबस जो है वो जितने भी हमारे पास वर्किंग डेज हैं, जितने भी हमारे पास वर्किंग डेज हैं, उनके अंदर अंदर ये सारा सिलेबस खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी ये पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए खाका होता है। प्यारे दोस्तों, आप बीएड सेकंड सेमेस्टर में हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी के आप छात्र हैं, आपके लिए हमारे पास पेड नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमें बताएं कि सर हमारे ये टीचिंग सब्जेक्ट हैं और हमें नोट्स चाहिए, तो आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज दिया जाएगा। आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी और फीस पे करने के बाद कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड करके सेव करके कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदना नहीं होता है, क्योंकि हम आपको जो हमारे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट है उसमें आपको हम शॉर्ट नोट्स,
इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का कलेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कलेक्शन, सब कुछ दे देते हैं। साथ में जो मार्केट में एक इजी नोट्स आता है ना, उसकी भी हम पीडीएफ आपको दे देते हैं, इसलिए ताकि आपको ये ना लगे कि सर हमने सर का कंटेंट तो पढ़ लिया, जो मार्केट में इजी नोट्स है वो हम नहीं पढ़ पाए, क्या पता वहां से क्वेश्चन पूछ ले। जबकि हमारे नोट्स पढ़ने के बाद इजी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं ताकि आप जो है ये ना लगे कि हमने मार्केट का कंटेंट नहीं पढ़ा। हम साथ में ये भी आपको दे देते हैं, ये भी आपको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो एक जगह पैसा इन्वेस्ट करो, कंप्लीट नोट्स आप अपने पास जो है पढ़ो और डेफिनेटली पूरा का पूरा पेपर यहाँ से आपको मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, देरी न करते हुए फटाफट नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। वार्षिक योजना लिखते समय विचार करने के लिए प्रमुख कारकों में से एक क्या है? छुट्टियों की कुल संख्या, परीक्षणों और परीक्षाओं की संख्या, कार्य दिवसों की कुल संख्या, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, वार्षिक योजना लिखते समय जो एनुअल प्लान होता है उसमें छुट्टियों की कुल संख्या लिखी जाती है कि भाई कितनी छुट्टियां होनी है पूरे साल, और परीक्षाओं की कितने एग्ज़ाम्स होने हैं, तिमाही छिमाही कौन कौन सी परीक्षाएं होनी हैं, कितने हमारे पास वर्किंग डेज हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। इसलिए ऑप्शन जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वार्षिक प्लान, जब भी हम लोग एनुअल प्लान बनाएंगे, पूरे साल का जब प्लान बनाते हैं तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इकाई नियोजन अन्य प्रकार की योजना से कैसे संबंधित है? देखिए, इकाई नियोजन जो है बाकी योजना से कैसे संबंधित है? यह एक वर्ष की योजना से अधिक विस्तृत है, यह एक पाठ योजना से कम विस्तृत है, यह एक वर्ष की योजना और एक पाठ योजना के बीच स्थित है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो यूनिट प्लान होता है वो पूरे एनुअल प्लान और लेसन प्लान के बीच में ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की कड़ी है। मैं समझाता हूँ कैसे। एक होता है एक वर्ष की योजना, एनुअल प्लान, ये सबसे बड़ा रूप है जो पूरे साल का एक आउटलाइन तैयार करता है, पूरे साल का प्लान तैयार करता है। अब इसके बाद आता है इकाई नियोजन, ठीक है, यूनिट प्लान। ये पूरे एनुअल प्लान से ज़्यादा विस्तृत कह सकते हैं होता है, क्योंकि ये एक जो भी सब्जेक्ट है उसकी यूनिट पर केंद्रित होता है कि भाई इस सब्जेक्ट की एक एक यूनिट को तैयार किया जाएगा। लेकिन ये पाठ योजना से थोड़ा कम, थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लेसन्स इंक्लूड होते हैं। फिर इसके बाद आता है पाठ योजना। ये सबसे छोटा रूप होता है जो केवल एक पीरियड की एक्टिविटीज़ पर सेंटर्ड होता है या केंद्रित होता है। तो कुल मिलाकर के एक जो वर्ष की योजना होती है और जो लेसन प्लान होता है उसके बीच में आता है क्या? इकाई नियोजन, यूनिट प्लान। ठीक है, तो यूनिट प्लान जो है वो एनुअल प्लान और लेसन प्लान के बीच का ब्रिज है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। मूल्यांकन में मुख्य रूप से क्या शामिल है? जो मूल्यांकन होता है उसमें क्या शामिल है? मूल्य निर्णय के बिना मात्रात्मक विश्लेषण, मूल्य निर्णय के बिना आकलन, आकलन में मूल्य निर्णय जोड़ना, उद्देश्यों या मूल्यों की पहचान करना। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो पेडागोजी में इवैल्यूएशन एक बहुत ही व्यापक शब्द होता है, इसका एक सूत्र होता है। देखिए, मूल्यांकन, मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ, थोड़ा समझिएगा। मूल्यांकन बराबर होता है मापन, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस आकलन, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस आकलन प्लस मूल्य निर्णय, मूल्य निर्णय। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस आकलन प्लस मूल्य निर्णय, यानी कि वैल्यू जजमेंट। अब इस चीज़ को समझिए। देखिए, मूल्यांकन में मुख्य रूप से क्या शामिल है? मूल्यांकन में मुख्य रूप से शामिल है आकलन में मूल्य निर्णय जोड़ना। अब जैसे मूल्यांकन बराबर होता है मापन, मापन का मतलब होता है, जो मापन होता है ये हमारा मेजरमेंट, यानी कि ये सिर्फ नंबर से रिलेटेड होता है। जैसे छात्र ने 100 में से 80 नंबर प्राप्त किए, ये मापन हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका आकलन, असेसमेंट जिसको कहते हैं। ये बालक की प्रोग्रेस और लर्निंग प्रोसेस को समझने के बारे में होता है। फिर इसके बाद आता है मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन। ये वो प्रोसेस है जहाँ टीचर नंबर्स और
जो भी बालक के बारे में जानकारी है उसके आधार पर एक जजमेंट लेता है, एक डिसीजन लेता है। जैसे ये तय करना कि 80 नंबर बच्चे ने प्राप्त किए हैं, ठीक है, 80 अंक प्राप्त करने वाला छात्र किस श्रेणी में आएगा, वो गुड है, वेरी गुड है, एवरेज है, पुअर है या बहुत अच्छी श्रेणी में आ रहा है, ये वो मूल्य निर्णय हो गया। इसी को कहते हैं आकलन में मूल्य निर्णय जोड़ना। जब हम जो भी डेटा हमको मिला उसमें अपनी राय, अपने डिसीजंस जोड़ देते हैं कि वो कितना अच्छा है, तो वो मूल्यांकन बन जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये मैं इतना डीप इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी घुमा देगा, और अभी हम लोगों के पास टाइम है तो हम डीप में समझ रहे हैं। जब टाइम नहीं होगा तो बस फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बता देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बता देंगे, तो वो फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा। अभी चीज़ों को समझ लीजिए, नहीं तो 1 महीने बाद क्लासेस कैसे होंगी, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बता देंगे बस। देखिए आकलन में क्या शामिल है। आकलन में मैंने अभी आपको पीछे बताया था, आकलन में व्याख्या योग्य रूपों में डेटा का आयोजन होता है ना। आकलन में क्या होता है, ये बालक की प्रोग्रेस, लर्निंग प्रोसेस को समझता है। शैक्षिक लक्ष्यों की दिशा में छात्रों द्वारा की गई प्रगति, यानी कि बालक ने जो भी प्रोग्रेस की है उसको इंक्लूड किया जाता है। छात्रों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है। तो आकलन में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कुल मिलाकर के 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, मापन में क्या शामिल है भाई। मापन मतलब जहाँ पे मेजरमेंट होता है। ये एजुकेशन और साइकोलॉजी की वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी बालक के या व्यक्ति के गुणों या विशेषताओं को कुछ निश्चित नियमों के अकॉर्डिंग नंबर्स और क्वांटिटी में व्यक्त किया जाता है। वास्तविक मापन करके गुण को मात्रात्मक अर्थ निर्धारित करना मापन कहलाता है। कैसे, थोड़ा समझेंगे इसको। मात्रात्मक अर्थ निर्धारित करना, मात्रात्मक अर्थ मतलब होता है क्वांटिटेटिव मीनिंग, यानी मापन का मुख्य काम ही गुणों को संख्या देना है, यानी कि जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, उनको संख्या देना। जैसे अगर एक छात्र बहुत बुद्धिमान है तो ये उसका गुण हो गया। छात्र बहुत बुद्धिमान है, ये उसका गुण हो गया। तो परीक्षा के माध्यम से उसे आप 100 में से 90 नंबर दे रहे हो, तो आपने उसके गुण को नंबर्स में बदल दिया। सर क्या किया, आपने गुण को मात्रात्मक अर्थ दे दिया कि बच्चा बहुत बुद्धिमान है, ये उसका गुण हो गया। उस गुण के आधार पर 100 में से 90 नंबर दे दिए, ये आपने उसको मात्रात्मक कर दिया। ठीक है, 100 में से 90 अंक देना क्या है, मापन है। यहाँ हमने एक गुण को मात्रा यानी संख्या में बदल दिया। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए, किसी मात्रा को गुणात्मक अर्थ देना। अगर आप मात्रा को गुणात्मक अर्थ दे रहे हैं तो ये मूल्यांकन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ये क्या हो जाएगा, तो ये मूल्यांकन हो जाएगा। जैसे 90 नंबर बच्चा लेके आया है और आप उसको कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन आपने किया, ये आपने मात्रा को गुणात्मक अर्थ दे दिया कि भाई मात्रा उसकी कितनी है कि बच्चे के 90 नंबर आए हैं। ठीक है, अब आप उसको क्या कर रहे हो, गुणात्मक अर्थ दे रहे हो। आपने उसको कह दिया बेस्ट, या आपने उसको कह दिया वेरी गुड, ये आपने उसको गुणात्मक अर्थ दे दिया। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन से संबंधित है। फिर है छात्रों के अधिगम की प्रकृति और सीमा का वर्णन करना। जब अधिगम की प्रकृति का वर्णन करते हैं तो ये आकलन की श्रेणी में आ जाता है सर, असेसमेंट की श्रेणी में आ जाता है। डेटा को व्याख्यात्मक रूपों में व्यवस्थित करना, जब डेटा की व्याख्या करते हैं तो ये भी मूल्यांकन और अनुसंधान का हिस्सा हो जाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आप लोग लास्ट में जरूर बता करके जाएंगे कि क्लास कैसी रही। ठीक है, मूल्यांकन को इसकी गुणवत्ता के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, बाइनरी के माध्यम से, मात्रात्मक, गुणात्मक या फिर बी और सी। मूल्यांकन हमारा जो है, मूल्यांकन 2 भागों में बटा हुआ है। इसके ये मुख्य रूप से इसके 2 आधारों पर ये वर्गीकृत किया जाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ये होता है क्वांटिटेटिव, यानी ये नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होता है, सांख्यिकी से संबंधित होता है। इसमें ये मापा जाता है कि छात्र ने कितना सीखा, यहाँ पे मात्रा देखी जाती है, कितना सीखा, हाउ मच की बात होती है यहाँ पे, किसकी, हाउ मच। ठीक है, जैसे बच्चे को जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें नंबर्स देना, परसेंटेज देना, उसको ग्रेड देना। ठीक है, ये होता है क्वालिटेटिव। यहाँ पे बालक का व्यवहार, उसका पर्सपेक्टिव्स
है ना, उसकी वैल्यूज़, उसके स्किल्स से रिलेटेड ये होता है। इसमें ये देखा जाता है कि छात्र ने कितनी अच्छी तरह सीखा है, यानी कि उसका गुण, हाउ वेल, बालक कितनी अच्छी तरीके से सीखा है। तो इसमें मात्रात्मक और गुणात्मक इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण है? ये क्वेश्चन पीछे आया था। अनुसूची, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल या फिर ये सारी ही चीज़ें। तो कुल मिलाकर हमने पीछे सारी चीज़ों को समझाया था। मूल्यांकन में सभी चीज़ें आ जाती हैं, अनुसूची, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल सब आ जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। मूल्यांकन की साक्षात्कार तकनीक की विशेषता क्या है? अगर हम बात करें मूल्यांकन की, जो साक्षात्कार की विशेषता है, इसमें एक तरफा विधि नहीं होती, केवल लिखित रूप होता नहीं है। इंटरव्यू में क्या होता है भाई, हम बैठ करके आमने सामने बातचीत करते हैं, जहाँ जो इंटरव्यू ले रहा है वो ओरली हमसे क्वेश्चंस पूछता है और हम आंसर देते हैं। ठीक है, आमने सामने बातचीत, जहाँ साक्षात्कारकर्ता मौखिक रूप से जानकारी प्रदान करता है, ये मूल्यांकन की साक्षात्कार तकनीक की विशेषता हो जाएगी। मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में एक उपाख्यानात्मक अभिलेख क्या है भाई? उपाख्यानात्मक अभिलेख मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसको कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड मूल्यांकन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव उपकरण माना जाता है और इसे वृत्तांत अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है, इसका काम क्या है भाई? ये देखी गई घटनाओं या इवेंट्स का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें जो है, जो भी घटना है, जैसे उसमें टीचर उसको ऑब्जर्व करता है ना, यानी कक्षा में या खेल के मैदान में बालक का कैसा व्यवहार रहा, टीचर इसे लिखता रहता है और अपनी राय नहीं लिखता, वो देखता है कि बालक कैसा व्यवहार कर रहा है, बस वही चीज़ लिखता है। तो कुल मिलाकर के देखी गई घटनाओं का विवरण इसमें होता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नैदानिक मूल्यांकन शब्द निदान किस पेशे से लिया गया है? देखिए, निदान जो है ये चिकित्सा से लिया गया है। कैसे? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए हमें पीछे 4 दिन से बुखार आ रहा है, हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा हमें 4 दिन से बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें कहेंगे आप पहले टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, है ना। जब डॉक्टर ने हमारे लिए टेस्ट लिखा, ठीक है, कि ब्लड टेस्ट करा के लाओ, इसका मतलब कि डॉक्टर हमारा निदान कर रहे हैं। मतलब वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बुखार क्यों आ रहा है 4 दिन से, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे का कारण क्या है, ये जानने का प्रयास करते हैं। और जब कारण जान लेते हैं तब फिर हमारा उपचार करते हैं, फिर हमारे दवाई देते हैं। तो निदान और उपचार ये चिकित्सा से संबंधित शब्द हैं। निदान किस पेशे से लिया गया है? चिकित्सा से, जिसका मतलब ये होता है कि पहले समस्या के पीछे का रीजन समझा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण आमतौर पर कब लागू किया जाता है? देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण जो है वह कब लागू होता है? एक नए स्कूल वर्ष की शुरुआत में, एक छात्र के परीक्षा में विफल होने के बाद, नैदानिक परीक्षण के बाद, या एक प्रमुख परीक्षा से पहले। तो मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था कि डॉक्टर क्या करते हैं, पहले निदान करेंगे, फिर जब रिपोर्ट आ जाएगी देखेंगे, फिर हमारी दवाई देंगे, यानी कि हमारा उपचार करेंगे। ठीक है, निदान के बाद उपचार आता है। तो उपचार शिक्षण आमतौर पर कब लागू किया जाता है? निदान के बाद, यानी कि जब नैदानिक परीक्षण हो जाता है उसके बाद में उपचार आता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस नीति में स्कूलों में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE शुरू करना अनिवार्य किया गया था? तो किसके माध्यम से हुआ था? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के माध्यम से हुआ था। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्कूलों में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE शुरू करना अनिवार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार स्कूलों में सतत और व्यापक मूल्यांकन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना, एक नई ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करना, परीक्षाओं में सुधार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, पाठ्यक्रम को कम करने के लिए। आपको बता दें, NEP 1986 के अकॉर्डिंग मूल्यांकन की बात करें, इवैल्यूएशन को केवल साल के अंत में होने वाली एक परीक्षा के बजाय
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया गया था। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि परीक्षाओं में सुधार हो। क्या हो? परीक्षाओं में सुधार, यानी कि जो रोट लर्निंग की जो प्रवृत्ति थी उसको खत्म किया जाए, परीक्षाओं का जो डर, जो स्ट्रेस बच्चों के अंदर होता है उसको कम किया जाए, और शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी की जाए। मतलब टीचर्स को ये समझने में हेल्प करना कि बालक कहाँ पिछड़ रहे हैं, ताकि वो अपनी टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट ला सकें। और क्या करना? बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। छात्र का केवल स्कॉलस्टिक ही नहीं, यानी कि सिर्फ शैक्षिक विकास नहीं, बल्कि को स्कॉलस्टिक, यानी कि उसकी जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफ स्किल्स जो हैं उनको डेवलप किया जाए। बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाए, बच्चे का खेल, उसकी कला, उसका व्यवहार, उसकी जो लाइफ स्किल्स हैं उनको भी डेवलप किया जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वह सी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है CCE का मतलब क्या होता है? CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अब यहाँ पे सतत का मतलब क्या है भाई? सतत मतलब कंटिन्यूअस, मतलब ऐसा इसका मतलब है कि मूल्यांकन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ निरंतर चलना चाहिए। आप पढ़ा भी रहे हैं, उसके साथ आप बच्चे का मूल्यांकन भी कर रहे हैं। ये पूरे ऐसा नहीं कि पूरे साल पढ़ा लो, लास्ट में बच्चे से एग्जाम ले लो, कहानी खत्म। नहीं, ये आप साथ में पढ़ा भी रहे हैं, बच्चे का निरंतर मूल्यांकन भी कर रहे हैं, बच्चे को माप भी रहे हैं कि कहाँ बच्चा सीख रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, उसको तुरंत फीडबैक आप दे रहे हैं। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए भाई। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब मूल्यांकन में छात्र की पर्सनैलिटी के सभी पहलुओं को इंक्लूड किया जाता है। इसमें केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि खेल कूद, उसकी कला, मोरलिटी, बिहेवियर, लाइफ स्किल्स का भी आकलन किया जाता है। तो कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाएगा। शिक्षा में CBCS का क्या अर्थ है? CBCS का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कहता है CBCS छात्रों के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण प्रदान करता है? तो CBCS जो है ये कैफेटेरिया प्रकार का दृष्टिकोण पैदा करता है। आप कहेंगे सर ये कैफेटेरिया प्रकार का दृष्टिकोण क्या होता है? समझाता हूँ, देखिएगा भाई। CBCS का मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब यहाँ पे ये है कि बालक को अपना सब्जेक्ट चुनने की जो है पूरी छूट होती है। कैफेटेरिया का मतलब क्या होता है? जलपान गृह। कैफेटेरिया का मतलब होता है जलपान गृह। जैसे मान लो सीधे तौर पर मैं आपको कह दूं कि आप जो है किसी जैसे होटल में जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, वहाँ आपके सामने एक मेन्यू होता है, ठीक। अब आप उसमें जो चाहो वो चुन सकते हो, है ना। मर्जी कॉफ़ी पियो, लस्सी पियो या चाय पियो या जो मर्जी वो खाना मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरी छूट है उस मेन्यू कार्ड के अकॉर्डिंग चीज़ें मंगाने की। तो कैफेटेरिया का मतलब ही होता है जलपान गृह। जैसे आप जलपान में आपके पास मेन्यू होता है, आप अपनी पसंद अपनी भूख के अनुसार अपने खाने पीने की चीज़ें चुन लेते हैं, ठीक उसी तरह CBCS प्रणाली में छात्र के पास सब्जेक्ट्स की एक सूची होती है, एक लिस्ट होती है और बालक उसमें अपने सब्जेक्ट्स, अपने पसंद के सब्जेक्ट्स चुन सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको कैफेटेरिया प्रकार का दृष्टिकोण कहा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है छात्रों के लिए CBCS के लाभों में से एक क्या है? तो इसमें अपनी पसंद के पाठ्यक्रम लेने की क्षमता बालक के पास होती है, अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स वो चुन सकता है। क्वेश्चन कहता है उपलब्धि परीक्षण आमतौर पर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? बात हो रही है अचीवमेंट टेस्ट की। देखिए अचीवमेंट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य ये मापना होता है कि बालक ने एक निश्चित समय अवधि में, जैसे एक यूनिट या सेमेस्टर या पूरे साल में क्या सीखा उसने पाठ्यक्रम की सामग्री पर कितनी महारत हासिल की है, अपने सब्जेक्ट्स पर उसने कितनी महारत हासिल की है, ठीक है। तो ये होता है शिक्षण के बाद सीखने की मात्रा का आकलन। शिक्षण के बाद पोस्ट इंस्ट्रक्शनल ये परीक्षण हमेशा टीचिंग प्रोसेस के बाद किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि जो पढ़ाया गया था बालक ने उसमें से कितनी मात्रा में उसको सीखा है, ग्रहण किया है, ठीक है। जैसे आपकी एनुअल एग्जाम्स होते हैं, आपकी छिमाही परीक्षा होती है, क्लास टेस्ट होते हैं, तो ये अचीवमेंट टेस्ट के ही उदाहरण हैं कि आज आपको चैप्टर पढ़ा दिया, कल उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो ये अचीवमेंट टेस्ट हो गया।
यानी शिक्षण के बाद, चैप्टर पढ़ाने के बाद आपका आकलन किया जाता है कि आपने कितना सीखा। एनसीईआरटी पर आधारित सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि क्या होती है भाई? आप सबको पता है 36 मिनट होता है। कितना? 36 मिनट होता है। प्रश्न कहता है कक्षा में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो डेवलपमेंटल क्वेश्चंस होते हैं ये पूछे जाते हैं, तो ये छात्रों की मदद से पाठ को विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। छात्र की मदद से पाठ को विकसित करने के लिए पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, विकासात्मक प्रश्न, डेवलपमेंटल क्वेश्चंस, इनका उपयोग चैप्टर का जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण के दौरान किया जाता है। टीचर इन क्वेश्चंस के माध्यम से स्टूडेंट्स को एक विचार से दूसरे विचार की ओर लेकर जाते हैं और उनके सहयोग से धीरे धीरे पूरे चैप्टर को डेवलप किया जाता है। इसमें छात्र की सहभागिता होती है। ये क्वेश्चंस बालक को एक्टिव रखते हैं क्योंकि वे अपने तर्क और जो प्रीवियस नॉलेज है उसका उपयोग करके नए ज्ञान तक पहुंचते हैं बालक धीरे धीरे, इसलिए चैप्टर को डेवलप किया जाता है। माइक्रो टीचिंग कब शुरू हुई, इसको लेकर के बड़ा बवाल है। कई जगह क्वेश्चन में आंसर में आपको 1963 मिलेगा, कई जगह 1973 मिलेगा, लेकिन बवाल नहीं, सिंपल सी बात है। देखिएगा दोनों ही ऑप्शंस राइट होते हैं। कैसे राइट होते हैं? अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग आंसर होगा। अगर आपसे जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे पूछे, विश्व स्तर पर पूछ रहा है, विश्व स्तर पर पूछ रहा है तो 1963, ठीक है भाई। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का जन्म 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए में DW एलन के द्वारा किया जाता है, सबको ये पता है, ठीक है। अगर भारतीय संदर्भ में पूछे तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1973 के साथ में। भारत में सूक्ष्म शिक्षण पर एक व्यवस्थित रूप से जो काम है वो 1970 के दशक में शुरू हुआ था और 1973 वही वर्ष है जब MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के जो है कि केस ने सूक्ष्म शिक्षण पर एक बड़ा राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया था। इसके बाद ही एनसीईआरटी ने इसे पूरे देश के टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रमों में ऑर्गेनाइज्ड करना शुरू किया था। तो बेस्ट ऑप्शन आपका 1973 हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हम इसलिए 1973 के साथ गए हैं क्योंकि आंसर की जब आई थी इसकी पिछले साल जब एग्जाम था सेकंड सेमेस्टर का, इन क्वेश्चंस की जब आंसर की आई थी उसमें भी उन्होंने 1973 ही माना था, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर है। तो हम 1973 के साथ जाएंगे। अगर विश्व स्तर पर पूछ रहे तो 1963, 1973 राइट है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण पद्धति है जिसमें छात्र शिक्षक किसी एक शिक्षण कौशल का उपयोग करते हुए थोड़े समय के लिए एक छोटे समूह को एक ही अवधारणा सिखाता है। ये कथन किसका है भाई? तो ये कथन है BK पासी का। किसका स्टेटमेंट है? BK पासी का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बात करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण किस देश में शुरू हुआ था? सूक्ष्म शिक्षण की अगर बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था सर? USA में शुरू हुआ था, ठीक है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन कहता है ज्ञान और समझ के बाद कौन सा उद्देश्य आता है? ये जो क्वेश्चन है बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिए गए जो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण यानी कि कॉग्निटिव डोमेन पर बेस्ड है। ब्लूम ने सीखने के लेवल्स को एक फिक्स्ड जो सीक्वेंस है उसमें रखा है जो सरल से कठिन की ओर बढ़ता है। उसमें पहले पॉइंट पर रखा है ज्ञान को यानी कि नॉलेज को, दूसरे पॉइंट पर उन्होंने रखा है समझ या बोध को, तीसरे पर रखा है उन्होंने अनुप्रयोग को, फिर रखा है उन्होंने एनालिसिस विश्लेषण को, उसके बाद सिंथेसिस, फिर मूल्यांकन आता है। ज्ञान और समझ के बाद क्या आता है? ज्ञान और समझ के बाद अनुप्रयोग आता है प्यारे दोस्तों, अनुप्रयोग, ठीक है। देखिएगा अनुप्रयोग को एप्लीकेशन भी कहते हैं, अनुप्रयोग को एप्लीकेशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब सीखे गए ज्ञान को नई सिचुएशंस में उपयोग या लागू करना। आपने जो सीख लिया अब उसको अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है संशोधित ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली में समझ अंडरस्टैंड शब्द ने किस शब्द को प्रतिस्थापित किया था? तो समझ ने यहाँ पे समझ का समझ लिखा है जबकि यहाँ पे बोध होना चाहिए था क्योंकि बोध को प्रतिस्थापित किया है। किसको प्रतिस्थापित किया है? समझ शब्द का उपयोग बोध के प्रतिस्थापन के रूप में यहाँ पे होता है, यानी कि समझ शब्द ने जो है बोध शब्द का स्थान लिया है। तो यहाँ पे बोध होना चाहिए, बोध नहीं है तो हम समझ के साथ में जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
लाइट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो 51 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नोट्स के लिए फटाफट इस नंबर पे 9628182649 पर व्हाट्सअप करिएगा। नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में व्हाट्सअप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और फीस आपको पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स। और हाँ, जब भी आप मैसेज करें तो अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स जरूर लिखें कि सर हमारे टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी SST है और हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।